वंदे मातरम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। जो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह समास और उसके भेद। इस वीडियो के बाद आप समास को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं समास और उसके भेद। ये जो टारगेट जो ग्रुप है वो बीए सेकेंड ईयर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक टॉपिक है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी के लिए, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, या जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्राचार्य के लिए हो, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में उप प्राचार्य के लिए हो, अथवा टीचर बनने से संबंधित हो, उसमें हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी रूप से आती है। तो ये हिंदी वाला पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। तो आज आप समझेंगे समास होता क्या है। देखिए, समास का अर्थ होता है मिलाना या संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करके किसी वाक्यों या शब्दों को छोटा किया जाता है। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि बिहारी ने सामासिक शैली का प्रयोग किया, यानी उन्होंने गागर में सागर भर दिया। तो ये होता है समास। तो समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है और जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। इनके मध्य क्या होता है, जो बीच की कारक या विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है, या योजक जो होते हैं शब्द उनका लोप हो जाता है। जैसे दाल चावल, हम बोल रहे थे दाल चावल, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, दाल और चावल। इसको कहते हैं विग्रह करना। दाल चावल को हमने दाल और चावल कह दिया, तो दाल और चावल होगा विग्रह करना, जिसे कहते हैं समास विग्रह करना। जैसे चौराहा यानी चार रास्तों का समूह, ये भी एक प्रकार का समास का उदाहरण है। देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये चौराहा बना हुआ है यहाँ पर, है ना। तो चार रास्ते जा रहे हैं, दो इधर और दो इधर, तो इनके समूह को चौराहा कह दिया। हम इतना लंबा नहीं, ऐसे भी बोल सकते कि चार रास्तों का समूह हो जहां, वो हम कह सकते हैं स्थान, लेकिन हमने संक्षिप्त में क्या कह दिया, चौराहा कह दिया। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि ये इंगित कर रहा है उस कंसेप्ट को या उस संकल्पना को या उस वस्तु को या स्थान को। तो इसे कहते हैं समास। तो हमने संक्षिप्त कर दिया, समास अर्थात संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। कई बार ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि संधि और समास है क्या। तो संधि में क्या होता है, संधि में हम वर्णों का मेल करते हैं, यानी अक्षरों का मेल करते हैं, वो संधि होती है। और जब हम शब्दों का मेल करते हैं तो उसे समास कहते हैं। संधि में वर्ण मिलकर मात्राएं एक हो जाती हैं, और यहां पर क्या होता है, समास में परसर्ग यानी बीच के जो शब्द थे, हमने पिछले उदाहरण में देखा कि दाल और चावल का जो और शब्द है वो गायब हो गया। चार रास्तों का समूह, इतना ना कहकर हमने केवल कह दिया चौराहा, तो इसको कहते हैं समास। जैसे संधि में निम्नानुसार, तो निम्न धन अनुसार, तो ये निम्नानुसार है, ये संधि हुआ निम्नानुसार, ये विग्रह हो गया, संधि विच्छेद हो गया। संधि को हम क्या कहते हैं, विच्छेद, और समास को कहते हैं विग्रह। याद रखिएगा, संधि विच्छेदित होती है, समास का विग्रह होता है। तो त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह, ये समास हुआ, और ये संधि हुई। ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं, हम अब देखेंगे समास के भेद या समास के कितने प्रकार हैं। देखिए, संस्कृत में तो 4 समास है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में मुख्यतः 6 प्रकार के समास होते हैं। ये कौन कौन से, आइए देखते हैं। द्विगु समास यानी न्यूमरल कंपाउंड, द्वंद्व समास यानी कॉपुलेटिव, कर्मधारय समास यानी अपोजिशनल, अव्ययी भाव समास एडवर्बियल कंपाउंड, तत्पुरुष समास यानी डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, और है बहुव्रीहि समास एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ पर ये क्रम नहीं है कि पहला ये कर्मधारय है। कई बार आप पुस्तकों में देखेंगे तो अव्ययी भाव से शुरू होता है, पर मैंने जिस क्रम में आपको बताया है उसी क्रम में मैं आपको आगे एक एक करके बताऊंगा। ये सरल से कठिन की ओर बताने के लिए मैंने इस क्रम में जमाया है। वैसे वस्तुतः उनका कोई पहला, दूसरा या तीसरा क्रम नहीं होता है। तो आइए इनको थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं। द्विगु समास बहुत ही फेवरेट समास है मेरा भी। द्विगु का आप अर्थ जान जाएंगे तो आप इस समास को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, द्विगु अर्थात होता है दो गायें।
द्वि यानी दो, गाय यानी गाय। तो द्विगु का अर्थ क्या है? दो गाय। याद रखिए जिसमें नंबर होता है, इसका नाम ही है न्यूमेरल कंपाउंड, यानी इसका पहला जो पद होगा वो संख्यावाचक होगा। इसकी परिभाषा भी है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा वह किसी समूह विशेष का बोध कराता है। याद रखिएगा संख्यावाचक होता है लेकिन वो समूह का बोध करा रहा है। जैसे पहला पद द्वा है इसमें, तो द्वि का अर्थ है दो, है ना। गा एक समूह है, यानी एक समूह में है गाय इसलिए। और उदाहरण देखें अगला, हमने जो देखा था चौराहा, तो चौ से अर्थ है चार, है ना। राह मतलब होती रास्ता, है ना। तो जहां चार रास्ते मिलते हैं, चार रोड मिली होती है, उसको क्या कहते हैं? चौराहा, उस स्थान को। याद रखिएगा न्यूमेरल कंपाउंड यानी द्विगु समास। द्विगु का अर्थ होता है दो गायें। तो इससे हमेशा याद रखिएगा कि जिस समास में पहला आपको जो पद है वो संख्यावाचक दिख जाए, जैसे एक तारा, और भी हम उदाहरण देखेंगे आगे, देखिए ना अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे नवरात्रि, तो नव का अर्थ है नौ, रात्रि यानी आप जानते हैं रात है, तो नौ रात्रियों का समाहार जहां हो, समूह हो, उसे नवरात्रि कहते हैं। इसी तरह दो मंजिला, यानी दो मंजिला जो मकान है, ज्यादातर दो मंजिल का है, तिमंजिला है, इसमें नंबर लगा हुआ है। सप्तऋषि, यहाँ सप्त ऋषि लिखा है, तो सात ऋषियों का समाहार या समूह। अष्टांग यानी आठ अंगों का समूह। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि यहाँ पर आप देखते हैं नव यानी नौ, दो यानी दो, सप्त यानी सात, अष्ट यानी आठ, है ना। इसी तरह षटपद अलग होता है ना। षटकोण इसमें आ सकता है, यानी जिसमें 6 कोण होते हैं। इसी तरह चतुर्भुज इसमें आएगा। लेकिन आगे ये भी बताऊंगा मैं, आगे जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें जानेंगे जो धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर होते जाएंगी। तो याद रखिए द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अगले समास की ओर चलते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। ये भी बहुत अच्छा समास है, फेवरेट समास है, काफी प्रश्न इसी से आते हैं, इसमें कंफ्यूजन भी होता है कई बार। तो देखते हैं द्वंद्व का अर्थ क्या होता है। द्वंद्व हमेशा ना दो बराबर वाली चीजों में होता है। याद रखिएगा द्वंद्व युद्ध होता था ना पहले, तो जो बराबर के योद्धा हो, यानी इसमें दोनों जो पद है ना वो समान होते हैं, बराबर वाले होते हैं, तभी वो द्वंद्व कर पाते हैं, लड़ पाते हैं। तो याद रखिएगा जिस समास के दोनों पद, या तीन समास है, कोई तीन पद है, किसी में होता है, बहुत कम ऐसा होता है जहां दो से अधिक पद होते हैं, दो पद या तीन पद समान हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। याद रखिएगा इसकी परिभाषा। जैसे होता है, देखिए यहां पर लिखा है मैंने, समस्त का अर्थ है ये पद है माता पिता, और ये पद इसका विग्रह किया गया माता पिता, तो माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी, जैसे पानी पूरी खाते हैं आप, पानी और पूरी। दो चार, दो या चार। हाँ ये थोड़ा सा आप देखिएगा, यहां पर मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा है इतरेत्तर द्वंद्व और समाहार और वैकल्पिक, तीनों का उदाहरण दिया है। ठीक है, तो जहां पर इतरेत्तर द्वंद्व क्या है, माता और पिता, इसमें माता या पिता नहीं है ना, क्योंकि हमने विग्रह क्या किया है, इस तरह किया है माता और पिता, इसलिए इतरेत्तर द्वंद्व है। तीन प्रकार होते हैं द्वंद्व समास के एडवांस स्टडी में। जो 10वीं के विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे हैं, 9वीं 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए केवल द्वंद्व समास पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन उसकी आगे की स्टडी आप कर रहे हैं 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि अभी तक जो SSC लेवल तक में इससे अंदर से नहीं पूछा गया कि द्वंद्व समास के विभिन्न प्रकार नहीं पूछे गए हैं, पर आप याद रखिएगा इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक का अर्थ होता है जैसे हम बोलते हैं चाय कॉफी, यानी आप चाय लेंगे या कॉफी, आपको विकल्प दिया गया है ना। चाय कॉफी यानी चाय या कॉफी, क्योंकि चाय भी और कॉफी दोनों नहीं पी सकते, इसलिए विकल्प है। माता पिता, अगर माता और पिता कह रहे हैं हम विग्रह में, तो ये दोनों क्या है, बराबर के हैं, इतरेत्तर हैं। और दाल रोटी यानी दाल में रोटी मिला के खा रहे हैं, दाल चावल, ये समाहार हो रहा है, इसमें एक ही प्रकार है, इसलिए इसको कह रहे हैं हम दाल रोटी, दाल और रोटी। क्लियर है बात? तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं अभी तक समझ में आया तो पीछे इसको स्लो करके देख लीजिएगा। अगर किसी को लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूं तो उसे आप प्लेबैक टाइम इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। आशा निराशा, यानी आशा और निराशा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। याद रखिए एक और इसकी बहुत अच्छी पहचान है कि जिसमें बीच में डैश लगा हो ना, जिस ज्यादातर क्या होता है जनरली जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ये डैश लगाते नहीं है, पर अगर लगा है तो आप
99% मानिए कि ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जन्म मरण, जन्म और मरण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। ठीक है, अब अगला जो है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आप इसमें याद रखिएगा, इसमें विशेषण विशेष से संबंध होता है। अब इस बात को बहुत गौर से सुनिए कि विशेषण और विशेष से होता क्या है, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर हो गई ना आपको विशेषण और विशेष, तो आपको अलंकार भी अच्छे से आ जाएंगे। उपमा उत्प्रेक्षा, जो उपमा और उत्प्रेक्षा यानी विशेषण वाले अलंकार हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, और कर्मधारय तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। अब आप देख लीजिए, किसी को उपमान और उपमेय कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। विशेषण आप जानते हैं, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, याद रखिएगा, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा तो संज्ञा है, तो घोड़े की विशेषता है कि वो काला है। सफेद घोड़ा, तो घोड़ा सफेद है, तो इसमें जो सफेद और काला है ना, ये है विशेषण। और घोड़ा तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई, क्योंकि ये घोड़ा तो घोड़ा, एक काला है, एक सफेद है, एक चितकबरा भी हो सकता है ना, जैसे भूरी गाय, काली गाय, इस तरह से। तो ये जो पहला पद हुआ वो विशेषण हुआ, जिसकी विशेषता बताई। अब आप याद रखिएगा, पहले दो समास हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं, रिमाइंड कीजिए। पहला मैंने बताया आपको द्विगु समास, जिसका पहला पद संज्ञावाचक है। फिर बताया द्वंद्व समास, जो दोनों समान पद होते हैं, दोनों बराबर की लड़ाई होती है। और कर्मधारय है, जिसका पहला पद होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष। देखिए आप देखते हैं समस्त पद विग्रह, देखते हैं इसको उदाहरण में। पहला देखिए नील कमल, नील कमल, नील है कमल जो, इसका पद विग्रह होगा। कई बार विद्यार्थियों को जो 10th 12th के विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन लेवल, उसमें पद विग्रह करने के लिए भी आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली नहीं आता है ना, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है उसमें सीधा पूछा जाता है ये किसका उदाहरण है, कर्मधारय, या परिभाषा पूछ सकते हैं आपको, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें। लेकिन समझना आपको चाहिए पद विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आगे के जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है आपको जानना कि इसका पद विग्रह क्या होगा। क्योंकि इसी से अभी आप जब पूरे मैं आपको बता दूंगा तब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कौन सा समास है, ये किस में आएगा। ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी रहता है, वो इसलिए रहता है कि वो समास तो पढ़ते हैं, समास के उदाहरण भी खूब पढ़ते हैं, खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रिवीजन करते हैं, खूब क्वेश्चंस लगाते हैं, पर आखिर में वो रह क्यों जाते हैं, क्योंकि वो गौर से पद विग्रह नहीं देखते, और इसी से उसका फैसला होता है कि वो समास कौन सा है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। दूसरा उदाहरण है पीतांबर, तो पीला है जो अंबर, याद रखिएगा इस उदाहरण को, पीतांबर को। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, जब आपको कंफ्यूजन होगा मेरे वीडियो में कि सर क्या बता रहे हैं, इसलिए मैं जब आपको बोलूं कि बहुत ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, तो बिल्कुल गौर से सुनिए। और आपके पास समय है तो अलग एकांत में जाके कान में लगाइए आपका ईयरफोन, एकांत में समझिए, क्योंकि समझने वाली चीज के लिए एकांत होना जरूरी है। बाकी तो आप चलते फिरते सब कुछ सकते हैं, आप कहानियां चलते फिरते सुन सकते हैं, आप कविताएं चलते फिरते सुन सकते हैं, लेकिन उसका भावार्थ और जो समझने वाली बात है उसके लिए आपको ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। भले वो 1 सेकंड का या 5 सेकंड का ध्यान हो। तो याद रखिएगा पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर यानी होता है कपड़ा, यहाँ पर याद रखिए पीला कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता रहा है कि ये पीला है, कमल की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है। ठीक है, तो ये विशेषण विशेष संबंध है इसमें। नील यानी नीला ये विशेषण है, कमल विशेष है, पीत यानी पीला, और अंबर यानी कपड़ा, याद रखिएगा। अगले उदाहरण, अन्य उदाहरण देखिए कर्मधारय के। कर्मधारय के अन्य उदाहरणों में है आपका नील कमल, नीला है जो कमल, अभी मैंने वो बताया। चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख है, इसमें विशेषण विशेष से याद रखिएगा, चंद्र और मुख नहीं है, नहीं तो समास अलग हो जाता। विग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है, चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान जिसका मुख है, लेकिन यहाँ चंद्र के समान मुख पे ही हमने बात खत्म कर दी है, याद रखिए। घन श्याम, घन के समान जो श्याम, ये घर लिखा गया है त्रुटि बस, इसको घन पढ़िएगा, घन यानी होता है बादल। ठीक है, यानी बादलों के समान काले, घन श्याम।
ठीक है, यहां याद रखिएगा मैं नील कमल में उदाहरण ले रहा हूं, इसीलिए आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि घनश्याम तो कृष्ण जी का नाम है, इसलिए कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा पद विग्रह को। यहां केवल मैंने लिखा है घन के समान श्याम, ये घर को आप घन समझिएगा, ये त्रुटि बस टाइप हो गया है, ये घन यानी होता है बादल। महापुरुष तो महान है जो पुरुष, ये हो गए कर्मधारय समास के उदाहरण। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन। अब देखिए वहां नील कमल था, यहां पर देखिए नील कमल, यानी इसमें कमल का विशेषण नील है, लेकिन इस वाले में आखिरी वाला जो पद है इसमें जो कमल नयन है यानी नयन कमल के जैसे हैं, तो यहां कमल क्या हो गया, यहां कमल हो गया विशेषण और नयन हो गया विशेष। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। हरित दल, हरित है जो दल ना, तो हरित यानी हरा। अगला समास है अव्ययी भाव, ये अक्सर आप जब किताबें उठाएंगे तो पहले आपको समझने में मिलेगा, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चौथे नंबर पे लिया है। अभी तक आप समझ गए। पहला समास द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। दूसरा समास जो द्वंद्व समास है, जिनमें दोनों पद समान होते हैं। तीसरा समास जिसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। अब हम आए हैं चौथे अव्ययी भाव समास पर। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और इसमें पहला पद ही प्रधान होता है जो अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होता है, देखो अव्यय को अगर आ हटा दें आप तो वय होगा। वय यानी होता है खर्च करना, बीतना, खत्म होना। तो अव्यय का क्या अर्थ होगा आपको पता है, आ उपसर्ग लग जाता है तो उसका अपोजिट बन जाता है, यानी जो खर्च ना होता हो। तो अव्यय का तात्पर्य क्या है, जो वैसा ही रहता है स्थिति में, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है, स्थिर रहता है। तो सामान्यतः क्या होता है अव्ययी भाव में, आपने देखा यथा, बे, प्रति, आ, भर आदि अव्ययों का प्रयोग होता है इन समास में। ये इसलिए लिख दिए गए कि अधिकतर जो परीक्षाएं होती हैं उसमें यही प्रारंभ में पद होते हैं, यही अव्यय लगे होते हैं, है ना। जैसे आ जन्म, यहां पर आ पद अव्यय है, आ जन्म यानी जन्म से। हम देखेंगे इसका विग्रह, आजीवन यानी जीवन पर्यंत या जीवन भर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसको, आजीवन। प्रतिदिन यानी दिन दिन, याद रखिए प्रति का अर्थ होता है हर पर, प्रति को हम हर भी कहते हैं ना, हर पल भी कह सकते हैं, हर दिन भी कह सकते हैं, वो भी अव्यय के उदाहरण होंगे। अन्य उदाहरणों में देखते हैं हम, अन्य उदाहरण कौन से हैं, ये देखिए समस्त पद में बेरोजगार, रोजगार रहित यानी जिसके पास रोजगार न, बे उपसर्ग, बे अव्यय लग गया इसमें। अनुरूप यानी रूप के जैसा, अनु क्या हो गया अव्यय हो गया। द्वार द्वार, हर एक द्वार। यथादेश यानी आदेश के अनुसार। भर पेट यानी पेट भर के, ये कई बार ऐसा ही एग्जाम में आता है इसका, तो याद रखिए जो भर हो, यथा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, द्वार द्वार, पल पल, ये भी अव्ययी भाव के उदाहरण है। अगला और महत्वपूर्ण जो है वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के ना बहुत भेद भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो यहाँ लंबा जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट का वीडियो तो वो देखेंगे जिनको बेसिक समझना है समास में, और इसके आगे का जो 5 मिनट का वीडियो रहेगा वो एडवांस के लिए देखना आप एडवांस कोर्सेस में। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, याद रखिएगा। पहला हमने क्या किया, पहले हमने द्विगु में समझा कि संख्यावाचक है, दूसरे में हमने द्वंद्व में समझा दोनों पद प्रधान है, तीसरा हमने कर्मधारय में समझा कि पहला पद विशेषण है दूसरा विशेष है। चौथा क्या था, चौथा था आपका अभी अभी हमने जो पढ़ा वो अव्ययी भाव होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है, वो उसकी परिभाषा होती है। अब आता है तत्पुरुष, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता, और इसमें समास करते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे समझिए, गौशाला यानी गाय के लिए शाला, शाला यानी एक स्थान होता है, यहां शाला प्रधान है और गौ जो है वो गौण, द्वितीय पद प्रधान है, शाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके ना तत्पुरुष समास के अन्य 6 भेद हैं। अब तत्पुरुष के भी 6 भेद हो गए, थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या करिएगा, जिसको भेद नहीं पढ़ना है वो 5-6 मिनट का वीडियो स्किप करिएगा, लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल में, इसके भेद आपको जानना जरूरी है,
क्योंकि भेद आते हैं। और ये भेद जानने से पहले आप याद रखिए जो 6 भेद है ना वो विभक्तियों कारकों के आधार पर है ना। जो संस्कृत की विभक्ति है, हिंदी में 6 कारक होते हैं ना, उन्हीं कारकों के हिसाब से। तो इसमें पहली जो है, जो कर्ता होता है, कर्ता वाले को हम नहीं लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, दूसरा प्रकार होता है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 भेद तत्पुरुष के अंदर आते हैं। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है समास विग्रह करते समय, तो वो कंफ्यूजन ना हो आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि इसका विग्रह कैसे होगा। इसके अलावा भी क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अगर हम विभक्ति देखें ना, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जानम प्रदान संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का को के अधिकरण में पर, ऐसा एक चलता था दोहा। तो यहाँ पर देखिए, दोहा नहीं सॉरी, ये जो सूक्ति टाइप की है। तो राम ने विभीषण के भाई, यहाँ क्या विभीषण का भाई, तो ये संबंध तत्पुरुष है, संबंध संबंध वाला चिन्ह है। रावण को यानी कर्म है, रथ पर यानी अधिकरण होता है ना, मैं पर, पक्षी पेड़ पर रहते हैं, मछली जल में रहती, वो अधिकरण होता है। खड़े होकर, बाण से, यस ये क्या करण, बाण से मारा। अन्य इसमें उदाहरण नहीं आ पाए, लंबा हो जाता बात। इसके अलावा क्या होता है, अन्य भेद भी है, न तत्पुरुष और उपपद। इसको नच भी बोलते हैं लोग, ना चा नहीं है, ये उंगा है ना, चा चा जा जा उंगा। इसको याद रखिएगा, ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आता है ये वाला, उपपद नहीं आता, क्योंकि उपपद में कंफ्यूजन होगा इसलिए उसको नहीं पूछते हैं, है ना। तो आइए इसको थोड़ा एक एक करके डील करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कारक है ये। तो कर्म तत्पुरुष में क्या द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये कर्म पर आधारित होता है। इसमें कर्म कारक जो को होता है उसका लोप होता है। कैसे होता है जरा देखिए, ये यहाँ पर समस्त पद है, गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, यानी गगन क्या हो गया इसमें, ये गगन को, तो ये कर्म कारक है, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, इसलिए कर्म तत्पुरुष है। जेब कट, जेब को काटने वाला। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर, यहां कर्म तत्पुरुष है। अभी आपको क्लियर होगा कि मैंने मुरलीधर बहुब्रीहि में क्यों नहीं लिया, याद रखिएगा, कंटिन्यू। अभी आप ये समझने का प्रयास करिए तत्पुरुष के भेद। करण तत्पुरुष तृतीया यानी जिसमें से या के द्वारा आता है, तो इसमें पहला शब्द कर्म कारक को के द्वारा, यानी इसमें करण होता है से या के द्वारा, ये त्रुटिवश कर्म लिखा गया, करण है। जैसे हस्तलिखित तो हाथ के द्वारा, हाथ से लिखा है ना, हाथ के द्वारा लिखित या हाथ से लिखित। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। मन माना, मन से माना हुआ। अगला भेद देखते हैं, संप्रदान यानी के को के लिए, यानी इसमें प्रदान, संप्रदान यानी प्रदान करना है ना, देना। तो देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, किसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहां पर संप्रदान हो गया। अब अपादान यानी पंचमी तत्पुरुष, इसमें से अलग होने के अर्थ होता है। देखिए एक तो से वो था वहां पर, करण से बाण से मारा, और ये से कौन सा है, अलग होने के अर्थ वाला है। तो पथ भ्रष्ट, ये पथ से अलग हो गया ना, पथ से भ्रष्ट हो गया, इसलिए यहां पर अपादान तत्पुरुष है। ये वो वाला पथ से नहीं है, यानी द्वारा वाला नहीं है, के माध्यम वाला नहीं है, ये अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से तो अलग हो गया ना पत्ता, वो अपादान। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जलहीन, जल से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ये अलग हो गए हैं, इसलिए अपादान पंचमी तत्पुरुष कहते हैं इसको। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस हम अंतिम दौर में है वीडियो के, बने रहिएगा। संबंध तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष होता है, इसमें का के लिए, का के की यानी जिससे संबंध बताया जाता है। जैसे आपका घर कौन सा है, आपकी पुस्तक कौन सी है, इस तरह से। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ज्यादातर तत्पुरुष जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष के। पर अन्य भेद नहीं है, आप भेदों को थोड़ा सा समझिएगा विभक्ति के आधार। विद्यासागर, विद्या का सागर। कन्यादान, कन्या का दान, संबंध तत्पुरुष, याद रखिएगा। अधिकरण तत्पुरुष यानी इसमें क्या होता है, मैं और पर। जैसे मछली जल में रहती है, पक्षी पेड़ पर सोते हैं या रहते हैं, पर आएगा इसमें।
तो इसमें समस्त पद में कुल श्रेष्ठ यानी कुल में श्रेष्ठ है जो। नरोत्तम, नरों में उत्तम। जलमग्न यानी जल में मग्न, ये जल से मग्न नहीं है, अलग नहीं हो रहा, जल के अंदर गया ना, इसलिए अधिकरण है ना। तो यहां पर तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के अन्य भेद तत्पुरुष है, इस पे मैं ज्यादा चर्चा करूंगा क्योंकि ये आता है एग्जाम में। लेकिन जहां निषेधात्मक शब्दों में ना का बोध हो, जैसे अ, अन या ना, ये ज्यादा उदाहरण ये आता है। अकुशल यानी कुशल, जो कुशल ना हो। अयोग्य, ना योग्य, ना पसंद यानी पसंद नहीं है जो। तो यहाँ निषेधात्मक जो वर्ड आएंगे वो ना तत्पुरुष होंगे, याद रखिएगा। अब उपपद भी आप जान लीजिए, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर उपपद में क्या है था, वे शब्द जिनका उत्तर पद ऐसा प्रत्यय हो। कैसा प्रत्यय हो? ऐसा, जैसा जलज, जल यानी पानी, ज यानी जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? जलज। जो जल में जन्म ले, जल में कमल, जलज का पर्यायवाची रूढ़ हो गया है, तो जल में जन्म लेता है। लेकिन जल में तो क्या, मछली भी जल में जन्म लेती है ना। इसलिए जल में जो जन्म लेगा वो जलज होगा। जलद, जो जल देगा, बादल। कृतिकार, ऐसे जो प्रत्यय उत्तर पद में लगे होते हैं ना, उत्तर पद ऐसा प्रत्यय हो। चर हो, नवचर यानी ऊपर, नव यानी आकाश में चरने या विचरण करने वाला। जलचर यानी जो जल में चलने वाला, चाहे वो मगर हो, मछली हो, मेढक हो। नवचर पक्षी भी हो सकता है, नवचर। तो इस तरह से ये उपपद है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर तत्पुरुष के भेद समाप्त होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट और अंतिम दौर में आ गया हमारा वीडियो क्लाइमेक्स पर, बहुब्रीहि समास। समझिएगा इसको। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपको कंफ्यूजन होता होगा, उसको मैं आज समाधान करूंगा आपकी समस्याओं का। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, इस चीज को याद रखिएगा। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है। लेकिन बहुब्रीहि तो ऐसा है जिसमें कोई भी पद प्रधान है ही नहीं, सब सेकेंडरी है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे पद की जहां बात होती है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर यानी होता है पेट, लंबा है पेट जिसका, लंबा है उदर जिनका, यानी भगवान गणेश। याद रखिए। अब लंबोदर में तो लंबा लिखा है और उदर लिखा है, लंबा पेट लिखा है नहीं, पर यहाँ गणेश जी कैसे आ गए? तो यहाँ पर क्या हो गया, रूढ़ हो गया, हमने विच्छेद में अर्थात लिख दिया, इसलिए बहुब्रीहि हो गया। इसमें अन्य पद पे चले गए हम, तृतीय पद पे। तो लंबा और उदर, ठीक है, ये प्रधान नहीं है क्योंकि हम तीसरे की बात कर रहे हैं। महावीर, महान है जो वीर। देखिए अगर हम महान है जो वीर करें तब तो क्या हो जाएगा, ये कर्मधार है। लेकिन हमने कह दिया अर्थात हनुमान, तो ये बहुब्रीहि हो गया। यही इंपॉर्टेंस है पद विग्रह का, याद रखिए। पद विग्रह का यही इंपॉर्टेंस है। नीलकंठ, हमने नीलकंठ कहाँ की ले सकते हैं हम? कर्मधारय में। कंठ है नीला, जो जिसका भी कंठ यानी गला नीला हो जाए वो नीलकंठ है। लेकिन कंठ है नीला जिसका अर्थात शिव आपने कर दिया पदग्रह में, पद विग्रह में अर्थात पे ले गए, तो बहुब्रीहि होता है। अगला त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, यानी तीन आंखें जिसकी हैं भगवान से। अब याद रखिएगा बहुब्रीहि समास में 99% तो ये होता है कि जो हिंदू वैदिक भगवान हैं, जो उनके भगवान है उनके नाम आते हैं वो बहुब्रीहि हो जाते हैं। गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, है ना। इसी तरह पीतांबर में हमने क्या किया था, पीत है अंबर जो यानी पीला कपड़ा है जो, वहां हमने क्या किया था, कर्मधारय में लिया था। लेकिन जब उसका विग्रह आप करेंगे पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण या विष्णु, इनके दोनों के पीले हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां बहुब्रीहि समास होगा। इसलिए पद विग्रह का महत्वपूर्ण। अब समस्या क्या आती है कि जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें विग्रह करने का ऑप्शन नहीं रहता, आपको केवल दिया जाते 4 विकल्प, बताओ कौन सा है। तो आप क्या कहिएगा, जब भी भगवान वाली बात आए तो बहुब्रीहि लगाइएगा। सामान्यता तो क्या है, जो परीक्षक है उसे नहीं देना चाहिए, उसे अगर जो कर्मधारय पूछ रहा है, अगर वो पीतांबर दे रहा है और वहां पर कर्मधारय भी है और अगर बहुब्रीहि भी है, तो फिर क्या आप बहुब्रीहि लगाएं। याद रखिएगा बहुब्रीहि लगाएं, मैं जहां तक बोल रहा हूं। पर एग्जामिनर को, पूछने वाले को ये कोई हक नहीं कि इस प्रकार का दे जब तक वो पद विग्रह नहीं दे रहा। लेकिन समस्या उत्पन्न होती कहां पर, यहीं पर होती है ना, किसमें, पद विग्रह में। इसलिए पद विग्रह से डिसाइड होता है कि ये कौन सा समास है। क्लियर हो गई बात।
तो बहुब्रीहि में क्या होता है, जिसमें अन्य पद प्रधान हो और भगवान के नाम आए, वो बहुब्रीहि समास है। आइए कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों पे बात करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अभी तक आपने वीडियो में जो सीखा है, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 5, 6, 7, 8 कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। सही जवाब। अगला प्रश्न है, नवरात्रि शब्द में कौन सा समास है। अब आपने पहचान लिया होगा, मैंने बताया आपको, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। तो देखिए नव यानी 9, जिसमें संख्या, और जिसमें संख्या वो क्या होता है, बहुत वेरी गुड, द्विगु समास होता है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे कहते हैं। ये तो आप भी मैंने आपको बता दिया, तो क्या होता है, द्विगु समास होता है। अगला है, बेरोजगार शब्द में कौन सा समास है, तो बेरोजगार शब्द में द्वंद्व है, अव्ययी है, कर्मधारय, बहुब्रीहि। बेरोजगार में कौन सा समास है, तो जब लगा हो तो आपको क्या लगाना है, अव्ययी भाव लगाना है। ठीक है। वो न तत्पुरुष भी है, ठीक है, लेकिन विकल्प में नहीं दिया हुआ है। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है, आपके विकल्प है, सोचिए, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी, बहुब्रीहि। देखिए मृगनयनी यानी मृग के समान है। मृग यानी जानते हो ना, हिरण। हिरण की आंखें कितनी अच्छी होती हैं, तो उपमा दी जा रही है, उपमेय उपमान हो, विशेषण विशेष हो, तो सर ने क्या बताया है, सर ने बताया कर्मधारय होगा। सर ने बताया कि क्या, विशेषण विशेष है, मृगनयनी। ठीक है, तो कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है, अभी बताया था, याद करिए। ये रहे आपके विकल्प, देखिए, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। कौन सा है इसमें, याद रखिएगा, यह तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला। और कौन सा तत्पुरुष है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिसने अच्छे से वीडियो देखा है। तत्पुरुष के 6 वेद पढ़े हैं। ठीक है, बिल्कुल आप याद रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न है, निशाचर शब्द में कौन सा समास है। निशाचर, निशा यानी रात्रि, चरने वाला, रात में चरने वाला, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। हाँ, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब परीक्षक ने क्या कर दिया, निशाचर दे दिया, तो कर्मधारय भी दिया है, बहुब्रीहि भी दिया है। अब इसमें विग्रह तो दिया नहीं है, तो ये बहुब्रीहि होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हैं। निशाचर यहाँ राक्षसों के लिए रूढ़ हो गया है ना, तो निशा यानी रात में चरने वाला अर्थात राक्षस, इसलिए इसमें बहुब्रीहि आएगा, अन्य पद। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, तो आप जानते, त्रि लिखा है तो क्या होगा, द्वंद्व, अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु। तो सर ने क्या बताया है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुत सही सोचा आपने, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत सही आपने आंसर दिए हैं। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करिए समास के विषय में। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी, आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।